मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है। तुम्हारी मशल वफा परोहे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है। जबीने कायनात है, बका की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबक है। जनाब ये खूबसूरत शाहपारे जो कि इस वक्त आपने देखे, ये पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाई मार्कों की हमें दास्तान सुनाते हुए ये खूबसूरत फ़न पारे मेरे आज के मेहमान की तख्लीक करदा हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन जो है 1965 की जंग, व ना सिर्फ 1965 की जंग में ख़ास तौर पर बड़ी बेमिसाल थी, इसलिए कि उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास उस तरह के ना जंगी बेड़े ना जंगी जहाज़ मौजूद थे, लेकिन अगर कोई बेहतर चीज़ थी तो वो थे हमारे स्किल्ड इक्विप्ड पायलट्स और बहुत सारे ऐसे फ़ाइटर्स एंड वॉरियर्स जिन्होंने पूरे जज्बे के साथ जंग में शिरकत की, और पठानकोट का मार्का हो या हलवाड़ा का, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे जो हैं वो गाड़े वहाँ पर, और इन तमाम लम्हात को बड़ी खूबसूरती के साथ कैप्चर किया, कैनवस पे मुंतकिल किया, और इतनी खूबसूरती के साथ कि इनमें से किसी एक को देखते हुए भी शायद आपको बहुत कम ये एहसास हुआ हो कि ये पेंटिंग है, ये पेंट किए गए हैं, ये ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं। हर एक जो तस्वीर है वो सांस लेती जीती जागती मालूम होती है, और यही कमाल है मेरे आज के मेहमान का, जिन्हें एक्नॉलेज किया गया है उनकी खूबसूरत इस फ़न के बारे में। तमग़ा बसालत आपके हिस्से में आया 1987 में, और 1999 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी आपको दिया गया। फेलोशिप है आपके पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एविएशन की, और आप ऑफिशियल मिलिट्री एविएशन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। मेरे साथ हैं ग्रुप कैप्टन हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक। ये आपकी तस्वीरें ज़िंदा कैसे हो जाती हैं? इसमें असल में ये कोशिश होती है कि इनको हकीकत के नज़दीक तरीन बनाया जाए। सही। और मैं इस वजह से भी खुशकिस्मत हूँ कि एयरफोर्स में 1963 में मैं पीएफ कॉलेज सरगोदा गया था। सही। और जब से अभी तक मैं एयरफोर्स के साथ अटैच्ड हूँ, तो मुझे कोई इतनी मुश्किल नहीं होती उन पायलट्स के पास जाने में, और वो गन कैमरा फिल्म्स देखने में, और वो वाक़यात सुनने में या लॉग बुक्स देखने में। अच्छा। पायलट्स की जिनमें ये वाक़यात रकम होते हैं। और दूसरा ये कि पेंटिंग बनाने के बाद और पेंटिंग से पहले भी मुझे उनके पास अप्रोच होती है, और वो उनको देखते हैं, और पेंटिंग के बाद भी वो पायलट्स जिन्होंने इनमें हिस्सा लिया होता है वो भी देखते हैं। तो ये गालिबन हकीकत के नज़दीक तरीन होने की वजह से शायद ऐसा महसूस होता होगा कि ये सही वाक़या हो रहा है। मेरा ख्याल चाहिए भी यही कि हमें हकीकत से नज़दीक तरीन हम। इसीलिए तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट किया था एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान साहब ने। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका कमेंट। उन्होंने लिखा थॉरो इन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी एंड डिटेल्स। इट्स द बिगेस्ट आई थिंक कॉम्प्लीमेंट वन कैन हैव। हाँ, नहीं, वो असगर खान तो खैर ही इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। बिल्कुल। और उन्होंने ने ये एयरफोर्स को बिफोर द वॉर एक्चुअली इस्टेब्लिश किया था। और
उसके बाद जब नूर खान साहब आए थे तो वॉर शुरू हो गई थी एक्चुअली। यानी ये बहुत लंबा चौड़ा काम जो आप बता रहे हैं। आपने एक वाकया पहले सुनना है, फिर उसकी फुटेज देखनी है, जो आप गन कैमरा कह रहे हैं उससे आपने देखना है, फिर आपने फीलिंग्स उसमें से लेनी है, फिर आप पेंट करना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी है कि एक एयरफोर्स की एक अलहदा लैंग्वेज है, एक अलहदा लाइफस्टाइल है, एक अलहदा पल्स, और उसमें ये भी है कि क्योंकि आप बताते खुद एयरफोर्स में हैं, तो जब आप एक पायलट से कोई ऐसी बात पूछते हैं कि उसकी फ़ज़ाई झड़प में उसने कैसे मुड़ा, क्या किया, कौन सा मिसाइल फायर किया, तो आपको उसकी समझ आ रही होती है कि वो क्या कह रहा है। सही। और पायलट को भी जिसने वो मार्का लड़ा है उसे भी पता होता है कि ये हुसैनी मेरी बात सुन रहा है और ये समझ रहा है कि ये क्या है। सही। तो मेरा ख्याल है ये भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, इसीलिए फिर आपकी जो तस्वीरें हैं उसको देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी एक ताकत आ जाती है। हाँ बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है कि इसमें ये चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब अगर वो झड़प पाकिस्तान के किसी इलाके में हुई है तो आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो इन एन एयरक्राफ्ट एंड गो अराउंड दैट प्लेस टू सी फॉर माई सेल्फ। और अगर जैसे F-16 में किसी ने झड़प की है तो आई हैव गॉन विद द पायलट हिमसेल्फ सिटिंग इन द बैक सीट इन द सेम एरिया कि ये क्या करता रहा है वहाँ पे। ट्रेन क्या है, उसके नीचे बिल्कुल। और आजकल तो इतनी मॉडर्न वॉरफेयर है कि जैसे ही आप जहाज़ में बैठते हैं तो एक कैसेट चलती है और एक फिल्म चलना शुरू हो जाती है कि आपने क्या किया क्या नहीं, एंड देन यू हैव योर ओन कैमरा, आप अपने तौर पे भी तस्वीरें वगैरह ले रहे होते हैं। सही। तो इसमें जो है वो काफ़ी होता है। दूसरा ये कि आपका जो टेल नंबर्स हैं जहाज़ के, जो कैमोफ्लेज है, ये वो भी आप अच्छी तरह समझ लेते हैं। और जो जहाज़ वो मार्का कर रहा है उसका भी बाकायदा आपने वही टेल नंबर उसके ऊपर होता है। अच्छा। ताकि वो ऑथेंटिक हो जाए कि हाँ, क्योंकि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से भी मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। और हर जहाज़ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बल्कि एक तरह के जहाज़ों में भी एक जहाज़ मुख्तलिफ होता है दूसरों से। सही। तो उसमें भी हो जाता है। और दूसरा ये कि जब जहाज़ बहुत तेज़ी से टर्न करते हैं और जी फोर्सेस जब वो एक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर, तो वो भी डिफरेंट होता है आम हालात से। सही। तो ये अगर चीज़ें एक आर्टिस्ट जो है वो कैप्चर कर लेता है तो मेरा ख्याल है, मैं तो शायद अभी लर्न ही कर रहा हूँ, तो ये बड़ा एक इफ़ेक्ट देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ था और किस तरह आपकी एविएशन आर्ट्स की तरफ रुझान हुआ, और सोचा कैसे कि एयरफोर्स में रहते हुए स्केचिंग और आर्ट्स भी की तरफ भी जाया जा सकता है? ये मैं असल में वैसे तो बचपन से मुझे शौक़ था, लेकिन बचपन से शौक एयरफोर्स में आने का था या पेंटर बनने का? नहीं, मैं सिर्फ जो है वो करता था, और एयरफोर्स में आने का भी मुझे शौक़ था। सही। और लेकिन बचपन से मैं ड्राइंग वगैरह ये वो, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़े एक्साइटेड होते थे कि ये छोटा सा बच्चा जो है ना ये किस तरह ये कर रहा है। तो उसमें काफ़ी यानी कि था, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे फादर सीमेंट फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। सही। तो वो मुझे पहाड़ी पे ले जाके, मैं कल 5 साल का हूँगा 6 साल का हूँगा, पहाड़ी पे ले जाके बिठा दे, कह रही ये सीमेंट फैक्ट्री है और इसको तुम बनाओ। अच्छा। तो मैं पहाड़ी के ऊपर बैठ के ना वो बनाया करता था, सीमेंट फैक्ट्री पूरी प्लांट्स लगे हुए हैं ये वो, और लोग ऐसे हैरान हुआ करते थे। बहरहाल 6th क्लास से मैं PF कॉलेज सरगोदा चला गया। ठीक है। और PF में जाने का शौक़ भी था। तो उस वक्त 6ठी क्लास में हम गए थे, हमने कैम्ब्रिज करना होता था। सही। तो PF कॉलेज सरगोदा जो है ये रनवे के बिल्कुल साथ सिचुएटेड है। ठीक है। और सरगोदा रनवे हमेशा से बहुत बिजी रहा शहर हमेशा से। हाँ जी। और आवाज़ें, या तो दिन के वक्त आवाज़ें सुनते रहते जहाज़ों की, जहाज़ देखते रहते थे, और रात को भी आवाज़ें आती थी। 24 घंटे हम जहाज़ों की एक एनवायरनमेंट में रहते थे, और वही एनवायरनमेंट जो है सही अभी तक तकरीबन चल रही है, और 45 साल इस बात को हो गए। और क्योंकि शौक़ था तो मैं
जहाज और उनके एनवायरनमेंट, बस यही बनाया करता था। सही। और ज़ाहिर है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके आवर्स, जैसे फ्लाइंग के आवर्स होते हैं ना, हाँ। आप बढ़ते जाते हैं, आप अच्छे तो हो सकते हैं लेकिन ख़राब नहीं होते जाते। अच्छा। इसी तरह जैसे फ्लाइंग में जितने आवर्स हैं आप अच्छे होते चले जाते हैं, इसी तरह आपकी ड्राइंग में जितने आवर्स हैं आप अच्छे होते चले जाते हैं। तो 45 इयर्स हो गए हैं मुझे इसमें एक ही चीज़ करते हुए। और अच्छा, बहुत कमाल रेस में है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्रीथ करती हुई लाइफ उसमें जो है वो किसी पैशन का कमाल है, वो ब्रश स्ट्रोक्स का आपकी कोई कमाल है, वो ऑथेंटिसिटी का कमाल है। आप कैसे देखते हैं अपने आर्ट को कि उसमें क्या चीज़ है जो उसे इतना एक वाइब्रेंसी और इतनी उसे एक दे देती है? आई थिंक कि ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अच्छा। और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पहले पता नहीं चलती कि ये क्या है। सही। और एक पेंटिंग जो आपने कल बनाई है वो आपको आज ऐसी लगी कि शायद इसमें कोई चीज़ रह गई है। अच्छा। तो इस तरह करते करते जब आपके 30 साल हो जाते हैं एक चीज़ को करते हुए, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होती है कि ये क्या है। यानी आप नेचुरली वो स्ट्रोक्स लगाते हैं कि वो आपको समझ आती है और वो पता चलता है कि हाँ ये मूवमेंट है। ठीक है। अब यही चीज़ें अगर आप 20 साल पहले या 30 साल पहले की देखेंगे तो उसमें वो शायद वो चीज़ें नज़र नहीं आए। लेकिन जब मुझे एयरफोर्स ने स्पॉन्सर किया है, वो 1982 में किया था, उसमें वो भी 30 साल हो गए। तो उस वक्त मुझे ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई थी। सही। और जब ये जिन लोगों के साथ ये वाक़यात हुए, जब वो देखते थे तो वो एग्री करते थे हाँ ये कुछ चल रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने मुझे रखा और पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुझे एक स्टूडियो बना कर दिया हुआ है। सही। और जब मैं 10 साल पहले रिटायर हुआ तो मुझे घर भी नहीं जाने दिया कि नहीं आप तारीख रकम करते रहें। हो सकता है उनको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। बहुत फ़ायदा। आप देखें ये जो वाक़यात हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो फ़िज़ाई मार्कों की जिस तरह से हम चीज़ें देखते हैं, ये हमें कहाँ देखनी नसीब होती हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने फ़ाइटर्स, हमारे कितने लोगों ने किस तरह से काम किया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की दिफा में, उसका एहसास भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये देखें ना, ये आपके सामने आ रही हैं ये तस्वीरें, आपको लग रहा आप तैयारों की घनघरट सुन सकते हैं, इसमें फील कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, या कम से कम मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई भी एक चीज़ जो है ना उसमें स्टेलनेस नहीं है, तस्वीर की जो एक जामदपन होता है ना वो नहीं है, और ये एक बड़ा कमाल है। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब आपको इस पर एक्नॉलेज किया जाता है और जब आपने फेलोशिप आपको मिली अमेरिकन एविएशन सोसाइटी की, और कैसे ये सारा कुछ हुआ? ये असल में जब मैंने शुरू किया तो पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट या इदारा नहीं था जो कि मुझे एविएशन के बारे में बता सके। तो एक आर्ट डायरेक्टर हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के, कीथ फेरिस उनका नाम है, और वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एविएशन आर्टिस्ट के फाउंडर भी हैं। सही। और दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन पेंटिंग जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन में लगी हुई है एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में, वो उन्होंने बनाई है। सही। और वो एक वाक़या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, जो उन्होंने जिसको वो मुंजमद कर दिया है वहाँ पे। और वो 70 फीट बाय 30 फीट वो पेंटिंग है, और 1 साल उसको बनाने में लगा। और 10 टन ऑफ पेंट जो था ना उसके अंदर इस्तेमाल हुआ। यानी वो एक माकतुलारा वो चीज़ उन्होंने बनाई। तो वो उनको मैंने मेरी उनसे ख़तो किताबत हुई। सही। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। उस वक्त मैं सऊदी अरब में होता था, 1981 की बात है। सही। तो उन्होंने मेरी वो देखी और फिर उन्हें म्यूज़ियम सऊदी एयरफोर्स का म्यूज़ियम सेटअप करने के लिए उन्हें बुलाया गया वहाँ। तो वो मुझे स्पेशली मिलने के लिए रियाद से खमीस मुशैत आए के खालिद एयर बेस पे, और मुझे उन्होंने एक्नॉलेज किया, अपनी बुक दी एविएशन आर्ट ऑफ कीथ फेरिस, जिसमें कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की हिस्ट्री वगैरह पेंट की हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अपनी सोसाइटी के मेंबर बनाया, और फिर एक एग्जीबिशन हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद उन्होंने मुझे फेलोशिप दी सोसाइटी की। और उसके बाद इंटरेक्शन काफ़ी उनके साथ है, और
यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के तकरीबन सारे जो बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं एविएशन के, उसमें मेरी जो है ना वो एग्जीबिशंस होती रही हैं, लाइक नेवल नेशनल म्यूजियम फॉर नेवल एविएशन पेंसाकोला में है, और फिर डेटन ओहायो में जहाँ पे के राइट्स ब्रदर्स बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की कोई एग्जीबिशन? हाँ, पाकिस्तान में जो है शुरू से, यानी इससे भी पहले, यानी आप 1986 में मेरी पहली मेजर एग्जीबिशन जो है मैरियट में हुई थी। पहले शायद इसे इस्लामाबाद होटल कहते थे उस ज़माने में, तो वहाँ पे हुई थी मेजर एग्जीबिशन 1986 में। 86 हाँ। बहुत अच्छा। उसमें चीफ मार्शल जमाल जो थे वो चीफ थे हमारे, और उन्होंने की थी, और बाकी सारे यानी डिग्नेटरीज वगैरह सारे उन्होंने बुलाए थे सारा। उसके बाद फिर एक एग्जीबिशन यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट में भी हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में हुई, वो मेरे ख्याल शायद 99 में या इस तरह। तो अभी क्यों नहीं ये एग्जीबिशन ज़्यादा की जाती हैं, ताकि आम आदमी को भी देखने का मौका मिले उन फ़िज़ाई मार्कों को, और उन लोगों को जिस तरह डिटेल साथ लिखी होती हैं आपकी इन तमाम चीज़ों के साथ, कि कितने लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया हुआ है, कैसे कैसे एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है पाकिस्तान एयरफोर्स। मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ कोई वॉर म्यूज़ियम भी इस तरह का नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए यहाँ पे, और अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें, बिल्कुल, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जर्मन और ब्रिटिश और फ्रेंच, जापानीज़, उन्होंने तो हर गली में एक म्यूज़ियम है उनका, बिल्कुल, और वो अपनी हिस्टोरिकल जो उनकी हेरिटेज है उसको बहुत रिगार्ड करते हैं, और इसी वजह से वो जिंदा भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो उनको इंस्पिरेशन मिलती है अपने पास से, बिल्कुल मिलती है। उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होती। अगर कोई मार्का हो रहा है या होने वाला है, तो उन्हें पता है कि ये हमने 50 साल पहले भी किया था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। तो हमने तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एग्जीबिशंस के अलावा सर वॉर म्यूज़ियम भी होना चाहिए। हमारे कितने वेपन ऐसे हैं, हमारे कितने लोग हैं जिनकी गन्स हैं, जिनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, या इस तरह की और बहुत सारे इक्विपमेंट, या आपकी जैसे पेंटिंग्स, या और इस तरह की चीज़ें। आपको हैरत होगी कि जब मैंने 1980 में जब मुझे टास्क किया गया कि आपने ये बनानी पेंटिंग्स को, ये पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ को आपने कैनवस पे उतारना है, तो मैं पुराने जहाज़ देखने के लिए, जैसे फ्यूरीज थे हमारे पास, डकोटास थे, टाइगर मॉथ्स थे, अटैकर्स थे, उनको देखने के लिए मैं इधर उधर गया, तो मुझे एक जहाज़ भी पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं मिला। सही। यानी ये हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी लैकिंग है, ये चीज़ ख़त्म हुई, उसको फेंक दिया। यानी वो शायद ये समझते हैं शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अब जो है ना इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जबकि ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि जब एक बाहर से कोई आदमी आता है तो वो आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना आपका, वो एक दहशत क्रिएट करता है। बिल्कुल। अब हम लाहौर में वो तोप लगी हुई थी जो रानी तोप जिसे वो कहते हैं, आज तक अब बच्चे गुजरते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो हमें बताते हैं ये रानी तोप है बेटे, इससे 2 गोले हमने फेंके थे और सितंबर की वॉर में, तो हम ना मतलब पूरा एक्सप्लेन हो जाता है और उनके सामने एक विजुअल बन जाता है, और हमने अपने बच्चों से इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को समझाने के लिए कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये पुराना जहाज़ है, इसकी अब ये काम नहीं आएगा तो इसको फेंक दिया जाए या तोड़ दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे जहाज़ हमारे पास प्रिजर्व्ड होते तो जो लोग हमारा म्यूज़ियम देखने आते उन्हें ये पता होता कि इनके साथ बात करते हुए एक स्टेप बैक करें, बिकॉज दे आर द ओल्ड ड्राइवर्स, एंड इन जहाज़ों के साथ भी ये मार देते हैं। बिल्कुल। और वो उन्हें ये पता होना चाहिए कि आज अगर हम F-16 में बैठ गए हैं तो हम कल ऊँट नहीं चला रहे थे, या हम घोड़ों पे नहीं बैठ, हम पिछले 40-50 साल 60 साल से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। और कई कंट्रीज हैं जो कि सीधा सीधा अपना ऊँट से उतरे और F-15 में बैठ गए। लेकिन जब हमारे पास ये म्यूजियम्स नहीं होंगे, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, तो लोग आके हमें भी यही समझेंगे ये भी वैसे ही हैं कि F-16 इनके पास आ गया, बाकी पीछे उन्हें पता ही नहीं, इनको जो मर्जी इनके साथ कर लो, धोखा दे दो कि भाई इसमें ये इक्विपमेंट नहीं लग सकता, ये नहीं। जबकि
हमारी जो पायलट्स हैं इसके बरक्स, जब वो ट्रेनिंग पे जाते हैं अमेरिका वगैरह और आगे पीछे जो F-16 के पायलट्स गए थे, वो तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं बिल्कुल कि उनको स्पेशल लोग बनवाने पड़ते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी जो है ना उनके पीछे रह जाते हैं और अगर उनका 1 साल का वक्त होता है सीखने के लिए तो 2 महीने में ही वो सारा कोर्स जो है ना खत्म कर लेते हैं, सीख लेते हैं। सही, ये एक कमाल जो है ये पाकिस्तान के लोगों के अंदर मौजूद है कि वो हमेशा सलाहियत रखते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने की और अडॉप्ट करने की।